नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के प्रचार में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। अखिलेश यादव 7 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राजनाथ सिंह की 4, मायावती की 2 रैलियां। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में 57% से ज्यादा मतदान। 51 सीटों के लिए 607 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 11 मार्च को नतीजे। मणिपुर में पहले दौर के प्रचार में उतरे महारथी। इंफाल पूर्व में राहुल गांधी की आज रैली। अमित शाह की 2 जनसभाएं। वामपंथी दलों की अगुवाई में तीसरे मोर्चे का प्रचार तेज। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की प्रधानमंत्री की शिकायत। हरिद्वार में 10 फरवरी को बिना इजाजत रैली का आरोप। एफआईआर दर्ज करने की मांग। शुरुआत उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 5 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद अब सभी दलों ने बाकी बचे 2 चरणों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी समेत तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। आज भी सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रैलियों को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में 7 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव के अलावा पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी छठे और 7वें दौर के चुनाव में के प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज 4 जनसभाएं करेंगे। राजनाथ सिंह कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ और बलिया में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती आज मऊ जिले की सदर विधानसभा क्षेत्र और गाजीपुर जिले में जनसभाएं करेंगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी आज बनारस पहुंचेंगे। उनका यहां एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के तहत 4 मार्च को 7 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इनमें महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया शामिल हैं। जबकि 7वें और अंतिम चरण का मतदान 8 मार्च को होगा और नतीजे 11 मार्च को आएंगे। और समय हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता श्याम सुंदर का, जो कि आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, आप आजमगढ़ में मौजूद हैं, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 2012 की बात करें, 10 में से 9 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, और 2014 के लोकसभा चुनाव में एक हवा के बावजूद मुलायम सिंह यादव लोकसभा में अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए थे। इस बार देखें तो मुकाबला कितना दिलचस्प और सेंधमारी क्या दूसरे दलों के लिए आसान लग रही है आजमगढ़ में? देखिए, जहां तक आजमगढ़ का सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्य के केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, बड़े नेता हैं, वो 2014 में चुनाव जीतने में जरूर कामयाब रहे थे। लेकिन अगर अभी की आप बात करें तो 2012 से अभी काफी बदले हुए समीकरण आपको आजमगढ़, गोरखपुर और मऊ, जो जितने भी जिलों में चुनाव होने हैं, उसमें थोड़े से बदले हुए समीकरण लगेंगे। क्योंकि 2014 के चुनाव में अगर आप देखेंगे, ये बात जरूर है कि मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर विधानसभा वार अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इलाकों में बढ़त मिली थी। और खासतौर पर जिस तरह से गोरखपुर का इलाका है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही बड़ा दाव है, दोनों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी आप अंडर एस्टिमेट करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उनका अपना एक सॉलिड वोट बैंक है। और जो ये माना जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी का होमवर्क जो है वो सबसे बेहतरीन रहा है। हालांकि उसके बावजूद जिस तरह का
ध्रुवीकरण की कोशिश हुई है उसमें ये कोशिश जरूर हो रही है कि उसमें बहुजन समाज पार्टी लड़ाई से बाहर नजर आए। ये अखिलेश यादव की तरफ से भी कोशिश हो रही है, जो नेतृत्व कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी लगातार जो है वो हमला समाजवादी पार्टी के ऊपर ज्यादा है। हालांकि बीच बीच में दोनों ही पक्ष बहुजन समाज पार्टी पर भी हमला करते हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो एक तरह से इस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो अपनी बात को कि जैसे बहुजन समाज पार्टी वोट काटने का काम इस चुनाव में कर रही है। लेकिन 2007 में मायावती ये साबित कर चुकी हैं कि वो खामोशी के साथ सत्ता में आना जानती हैं, वो खामोशी के साथ जमीन पर उसका कार्यकर्ता काम करता है। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के जानकार हैं वो ये मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। और ये पूर्वांचल की ये जो सीटें हैं, जो नेपाल के सीमावर्ती इलाके से लगी हुई सीटें हैं, यहां पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा और बहुत सारी सीटों पर आप देखेंगे कि त्रिकोणीय मुकाबला भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कई सीटों पर यह भी है कि उनके पार्टी के अंदर क्योंकि कई नेताओं के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया गया है, वैसे में कुछ अंतर्कलह भी देखने में आ सकती है इन चुनावों में। बिल्कुल। इसके अलावा फिर से मुद्दों की बात करना बेहद जरूरी है। क्या मुद्दे हैं जो इन जिलों में अब नजर आ रहे हैं, छठे चरण के जिलों में, और क्या माना जाए कि चर्चा भले ही विकास की हो, मुद्दों की हो, लेकिन आखिर में आके जाति और मजहब के नाम पर ही समीकरण फिट बैठ रहे हैं क्या? देखिए, जहां तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दा बेरोजगारी हमने लगातार देखा जहां जहां भी हम गए कि नौजवानों के लिए, यहां तक कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी रोजगार जनरेशन की बात करते हैं कि नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। उसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर ये पूर्वांचल का जो इलाका है, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। जापानी बुखार जिसको कहते हैं, दिमागी बुखार जिसको कहते हैं, वो तौर पर फैलता है यहाँ पर और लगातार यहाँ पर वो मुद्दा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास और रोजगार और दूसरे जो मुद्दे हैं वो उनकी चर्चा नहीं हुई है, उनकी चर्चा हुई है। लेकिन अंततः अगर आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ से ये कोशिश हो रही है, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि विकास की जो बात हुई है या जो थोड़ा बहुत काम भी हुआ है उसमें भी जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है, और जो असली मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए नजर आने लगते हैं। और अब बात प्रचार की, आज तमाम जनसभाएं आजमगढ़ में ही कर रहे हैं अखिलेश यादव। माना जाए कि आखिरी पूरा जोर लगाया जा रहा है प्रचार के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, आजमगढ़ और उसके आसपास का इलाका पॉलिटिकली काफी सिग्निफिकेंट है, सिंबॉलिक भी है। और अगर आप देखें इतिहास तो बहुत अहम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजमगढ़ का स्थान रहा है। और एक तरह से सिंबॉलिक भी होता है कि आजमगढ़ से आप इस पूरे इलाके की जनता को एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर यह माना जाता है कि जो माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक मतदाता है, वो काफी अहम रोल प्ले करता है इस इलाके के चुनाव में। तो निश्चित तौर पर जितने भी बड़े नेता हैं वो आजमगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में जनसभाएं करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम, फिलहाल इस जानकारी को आजमगढ़ से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और छठे दौर के लिए सभी दलों के दिग्गज धुआंधार रैलियां करने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मऊ में चुनावी जनसभा करके विरोधियों की जमकर आलोचना की, तो बलिया में अमित शाह ने बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया। उत्तर प्रदेश में अब 2 दौर की वोटिंग बची है। 5वें दौर के बाद अब छठे दौर के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मऊ में रैली कर विरोधियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हार के डर से अखिलेश यादव ने मजबूरी में कांग्रेस से गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता किसी भी अवसरवादी गठबंधन को स्वीकार करने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी को डर लग गया कि अब जीत नहीं पाएंगे, किसी की मदद लग जाएगी, और इसलिए आनन फानन में वो कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए।
दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बलिया में रैली की। उन्होंने प्रदेश सरकार पर राज्य की जनता के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। ये सपा, ये बसपा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार आने पर भेदभाव की राजनीति खत्म होगी और तेजी से प्रदेश का विकास किया जाएगा। मित्रों, हमने तय किया है 40 नई डेयरियां बनाएंगे, 25 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 80 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे। आपकी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसको डिग्री का कॉलेज भी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 7 जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं आखिरी दौर में 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए गोरखपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साझा रैली की। इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बलिया में तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देवरिया में चुनावी सभाएं की। दोनों नेताओं ने जनता से कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को जिताने की अपील की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने पर ही किसान मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सिर्फ उद्योगपतियों के हित में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 70,000 करोड़ रुपए का जमा किया था। वैसे मोदी को ये बात चाहिए कि मोदी के नाम का कर्जा माफ करें। आपने 1,40,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 50 उद्योगपतियों में माफ किया। आने वाले समय में आप 6 लाख करोड़ रुपए माफ करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का किसान रो रहा है। इधर देवरिया में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी चुनाव आने वाले वक्त में देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री को विकास के मुद्दे पर बहस करने की खुली चुनौती दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक मेट्रो ट्रेन नहीं चला पाए। गोरखपुर में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की साझा रैली में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर प्रधानमंत्री को विकास के मुद्दे पर बहस करने की खुली चुनौती दी। हमारे शहर के और ग्रामीण के दोनों साथी ये सरकार बनाने के लिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम सरकार बनाने के लिए आपसे मदद मांगने आए हैं। जहां हमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण में भी जनता ने आगे किया है। आपसे 2 नौजवान नेता वोट मांगने आए हैं। 2 नौजवान नेता आपसे मदद मांगने आए हैं। बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएसपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की जुगत में है। उन्होंने कहा कि लोग होशियार रहें और विकास के नाम पर उनके उम्मीदवारों को जिताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करने के लिए बीएसपी भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। पार्टी प्रमुख मायावती ने अपनी रैलियों में बीजेपी के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तंज कसे। मायावती ने बीएसपी को 300 से ज्यादा सीटें आने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ रही बीएसपी ने छठे और 7वें दौर के लिए प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आजमगढ़ और कुशीनगर जिले में चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने बीजेपी के चुनावी वादों पर तंज कसे और काले धन से लेकर नोटबंदी जैसे मुद्दों पर बीजेपी की सबसे ज्यादा आलोचना की। मैं अपने किसान भाइयों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या किसी भी एक किसान का 1 रुपए का भी कर्जा माफ किया गया है? मैं समझती हूँ नहीं। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी या अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं। मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को प्रदेश के पिछड़ेपन की वजह बताया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव नतीजा आने के बाद समाजवादी पार्टी बुरी तरह से टूट जाएगी। समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही या खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी और यदि इसमें कुछ कमी रह भी गई तो उसे फिर इनके खुद के चाचा शिवपाल यादव ही जरूर पूरा कर देंगे। मायावती ने विरोधी दलों पर मीडिया के जरिए भ्रामक जानकारियों से जनता को लुभाने का आरोप लगाया। उन्होंने मुंबई और दिल्ली में रह रहे यूपी के प्रवासी लोगों के अपमान के लिए बीजेपी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसा रहा 5वें दौर का मतदान। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। Faceless BJP and overexposure of Prime Minister in Uttar Pradesh. Do you believe BJP is again taking that kind of a risk? The overexposure of the Prime Minister is not necessarily something which the BJP should regret. This round of elections probably is going to be a referendum on Modi government's demonetization. In the electoral rhetoric, demonetization is gradually fading into the background. Prime Minister Modi, are we going to see him as a pro-Muslim man? You will not see him say that I am pro-Muslim. Watch To The Point with author, commentator and Rajya Sabha MP Swapan Das Gupta only on Rajya Sabha television. उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए मतदान का काम कल पूरा हो गया। इस दौर की 51 सीटों पर 57% से ज्यादा वोटिंग हुई। इन सीटों पर 218 निर्दलीय समेत 607 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के वोटिंग के साथ ही 403 में से 313 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया। इस दौर में 11 जिलों की 51 सीटों पर लोगों का उत्साह देखते बना। इन सीटों पर 607 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें 40 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। 57.09 in 2012 and 55.58 in 2014. As against that, at 5 p.m. we were clocking 57.36%. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ दिखी। युवाओं के साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौर में सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार अमेठी सीट पर, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार कपिलवस्तु और एटवा सीट पर हैं। इस दौर में सबसे ज्यादा 51 सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी 50, आरएलडी 31, समाजवादी पार्टी 43 और कांग्रेस 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं 218 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया की मौत के चलते अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर इस दौर में वोटिंग नहीं हुई। इस सीट पर 9 मार्च को मतदान होगा। 2012 के पिछले चुनाव में इन 52 सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर अव्वल रही थी। कांग्रेस और बीजेपी को 5-5 सीटें, जबकि बीएसपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीटों पर पीस पार्टी का कब्जा हुआ था। 4 चरणों की तरह ही इस बार भी 5वें चरण में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बातचीत करते दिखे। लेकिन विकास के इस चुनावी बयार पर ध्रुवीकरण के थपेड़े भी साफ महसूस किए जा सकते हैं और इस बात से इनकार नहीं कि आगे के 2 चरणों में भी इसका असर पड़ सकता है। फैजाबाद में सहयोगी श्याम सुंदर और कैमरामैन सुशील कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, बहराइच। 5वें दौर के चुनाव में कई महत्वपूर्ण उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। इस दौर में अमेठी और अयोध्या जैसी वीआईपी सीटों के लिए भी वोटिंग हुई। 5वें चरण में जिन सीटों पर सबकी निगाहें हैं, उनमें अयोध्या काफी अहम है। यहां सुबह मतदान शुरू होते ही लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। इस दौरान बीजेपी नेता विनय कटियार, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार पवन पांडे और बाबरी मामले में पक्षकार हाजी महबूब वोट डालने पहुंचे। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसी की सारी व्यूह रचना है और भारी मतों के साथ जीतेगी। और अयोध्या के अंदर ही नहीं, इस जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत रही, सब जगह जीत रही है। पूरे बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अयोध्या फैजाबाद की महान जनता समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। हिंदू हो या मुसलमान,
वो चाहती है कि मैं सुकून से जिंदगी गुजारूं, अच्छे से रहूं, मैं मोहब्बत प्यार से रहूं और कुछ नहीं। देखिए, विकास के नाम पर मैं वोट जरूर दिया हूं। मैं चाहता हूं मेरी अयोध्या में खुशहाली हो और हम लोग एक प्यार मोहब्बत से रहें। 5वें दौर में अमेठी विधानसभा सीट पर भी सबकी निगाहें लगी हैं। यहां से कांग्रेस नेता संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी पत्नी अमिता सिंह कांग्रेस से भाग्य आजमा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां विवादों में घिरे गायत्री प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है। देखिए, जिस तरीके से हमने काम किया है और जनता ने मुझ पर विश्वास और भरोसा किया था, और 5 साल में मैंने जो है जनता की सेवा की है और जनता पर विश्वास और भरोसा है, और निश्चित तौर से जनता जो है जिस तरीके से आंधी चल पड़ी सभी बूथों पर, एक गरीब किसान मजदूर नौजवानों सबकी दुआएं आशीर्वाद है। यहाँ पे 20 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ होता तो जनता कष्ट में क्यों होती? जनता कष्ट में है, इसका मतलब है कि कोई विकास नहीं हुआ है। आप क्षेत्र में जाके देख सकते हैं। 5वें चरण में अमेठी में सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस दौर में 11 जिलों की कुल 51 सीटों के लिए वोट डाले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएसपी नेता और विधायक मुख्तार अंसारी के प्रचार के लिए पैरोल की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिरासत में पैरोल की अनुमति देने वाली निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि चुनाव लड़ने का अधिकार किसी उम्मीदवार को अपना प्रचार करने के लिए रिहाई का अधिकार नहीं दे देता है। अगर उम्मीदवार किसी कथित अपराध की वजह से हिरासत में है तो ये अदालत की मर्जी होगी कि प्रचार के लिए पैरोल पर रिहा करे या नहीं। चुनाव आयोग ने निचली अदालत के पैरोल के फैसले पर रोक के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी पर दिल्ली की अदालत में ट्रायल चल रहा है। आयोग का मानना है कि मुख्तार पैरोल मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों के तहत 4 और 8 मार्च को मतदान होगा। इसके तहत पहले दौर के प्रचार के लिए आज मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस की जनसभाएं होनी हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पहले दौर के प्रचार के लिए 2 रैलियां करेंगे। अमित शाह ब्रिजम थॉमस ग्राउंड और चिनगई प्लेग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए इम्फाल में अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज मणिपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी इम्फाल पूर्व में जनसभा करेंगे और जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कई और राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं। इनमें 7 दलों का एक तीसरा मोर्चा और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी भी शामिल है। मणिपुर में वामपंथी दलों ने आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ मणिपुर नाम से एक तीसरे मोर्चे का गठन किया है। वाम दलों का दावा है कि उनका गठबंधन राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा। So many ethnic tribes, then many other cultural language differences. It's a time for us to work together for a peace and peaceful coexistence. And looking into all this, we have gathered together like-minded people. We are open because we want to fight against these two, ruling parties, one at the center and one at the state level. So this is why we wanted to form this left and democratic front. गठबंधन में सीपीएम को 8, सीपीआई को 2 और मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट को 14 सीटें मिली हैं। एमएनडीएफ को उम्मीद है कि इस बार वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। You may heard it also, this economic blockade. This is a very big issue of the state. This is not a question of a day. This is for the last many years. And it is a routine process. So state government is not keen to solve the problem till today. इसके अलावा इरोम शर्मिला की प्रजा पार्टी और मणिपुर पीपल्स पार्टी भी चुनाव मैदान में हैं। 2012 में एमपीपी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उससे पल्ला झाड़ लिया है। Excluding Congress and BJP, some parties are forming alliance like JDU, CPM, CPI, NCP and Trinamool Congress. But they are approaching us to join their alliance, but we say no. मणिपुर के पर्वतीय इलाकों में 20 और घाटी में 40 सीटें हैं।
घाटी की सीटों पर मैतेई तबके के लोग ही निर्णायक हैं, जबकि पर्वतीय इलाकों में नगा वोटरों की तादाद ज्यादा है। वे केरल की तर्ज पे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार और विकास उनका खास नारा है। लेकिन जिस तरह का ध्रुवीकरण नए जिले बनाने के नाम पे हुआ है, उस ध्रुवीकरण में उनकी ये पार्टियां कहां टिकेगी, यह एक सवाल है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ इम्फाल से अखिलेश सुमन। और अब नजर उत्तराखंड पर। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान हरिद्वार में बिना इजाजत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग से शिकायत की। मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस महासचिव अंबिका सोनी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस का कहना है कि हरिद्वार में रोड शो के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सीएम हरीश रावत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। ऐसे में प्रधानमंत्री के खिलाफ भी 10 फरवरी को इजाजत लिए बिना रैली करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए वर्डिक्ट 2017। नमस्कार।